जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने है। इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे आंसर बताने से पहले अपना राइट आंसर कमेंट जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार, जिसको इंग्लिश में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, को परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीनों के बारे में बात करें जो बी सी डी ऑप्शन में है। जैसे अनुच्छेद 194 की बात करें तो विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार से रिलेटेड बात करता है। अगर अनुच्छेद 108 की बात करें तो दोस्तों जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब किसी साधारण विषय पे मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है अनुच्छेद 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और ये अनुच्छेद 108 का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उनको शक्ति मिला हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, 2010 में। तो दोस्तों भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर देश बना जिसने अपने वहां राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना करवाया। इसके पहले अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पहले अपने वहां स्थापित किया था और तीसरा भारत बना था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है कि जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो सिंगर एवं निकोलसन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? तो दोस्तों अब पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस वर्ष किए गए थे? कई बार बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1987 में। ठीक है, और यहाँ पे ओजोन लेयर पूछ ले किस लेयर में, तो समताप मंडल में। उसकी थिकनेस को मापते हैं हम डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये सभी बातें आपको याद रखना है। आनुवांशिकी के संदर्भ में जो जंपिंग जीन है इसके सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक नाम है इनका दोस्तों। तो याद रखेंगे, क्या नाम है? मैक्लिंटॉक। तो याद रख लेंगे, जंपिंग जीन की तरह इनका नाम भी है। जब उल्टा पुल्टा उच्चारण हो तो इन्हीं को आप स्मरण कीजिएगा। ठीक है चलिए, अजीबो तो नाम होता है, उच्चारित करने में ही जीव की ऐसी की तैसी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जजेज जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जब टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान की अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठीक है, ई वेस्ट रूल्स भारत में पहली बार किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा ई वेस्ट रूल्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। जो क्रेटिनिज्म है दोस्तों, रोग मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? क्रेटिनिज्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
थायोरोक्सिन के कारण, ठीक है। तो जब थायोरोक्सिन की कमी होती है उसके कारण होती है क्रिटिनिज्म। उसके बाद इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों होता है डायबिटीज, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। रट जाइए, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर के प्रश्न के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना या फिर जलवायु परिवर्तन को रोकना, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। मानव शरीर में कोलेसिस्टोकिनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों एक बार उच्चारित करेंगे, जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ना कुछ एंजाइम का स्राव होगा। तो एक बार करके देखिए, बोलिए मेरे साथ, कोलेसिस्टोकिनिन। तो दोस्तों अब देखिए आपके शरीर के अंदर से एंजाइम का स्राव हो रहा है, ठीक है। तो पित्ताशय का संकुचन और पाचक एंजाइमों का स्राव होता है किससे? कोलेसिस्टोकिनिन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। प्रकलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ये बात इसमें सही है, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखिए क्या है, असत्य के ऊपर क्या ही बात करना है ना। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1979 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी के कारण ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर मैं आपको इसके पहले वाले टेस्ट में ही बता रखा हूं, सिर्फ, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का 1C के अंतर्गत क्या हुआ, इनको मौलिक अधिकार मिला था सहकारी समितियों को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में किस वर्ष महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1988 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं दोस्तों के उपचार में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी आयोग, इसको हम सरकारिया कमीशन भी कहते हैं, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है केंद्र और राज्य संबंध से, ठीक है। अगला प्रश्न, कोशिका चक्र सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन रेप्लिकेशन होता है? तो दोस्तों बताएं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, यस अवस्था में, ठीक है। तो ये डीएनए की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसमें जब हम कोशिका सेल पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें डीएनए का ना मतलब कुछ अवस्था होता है, यस अवस्था होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इनका द्विगुणन होता है, रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर गोल गोल घुमाया कि आपके दिमाग में टिक जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये भी प्रश्न मैं अपने टेस्ट में करा चुका हूँ। सप्तपर्णी गुफा जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर आपको लोकेशन भी पता है अब, तो आप जरूर बता पाएंगे। इसका राइट आंसर है राजगृह में, ठीक है। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चोल काल के दौरान जो वेट्टी शब्द है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों बताइए, वेट्टी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्स्ड लेबर के लिए, जबरन श्रम के लिए प्रयोग किया जाता वेट्टी शब्द। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए आमिर को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मुगल काल के दहसाला प्रणाली का संबंध किससे था?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा इबादत खाना का जो निर्माण है ये किस वर्ष कहां पर कराया गया था? तो दोस्तों इबादत खाना की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1575 में फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट के दौरान जो बटलर कमेटी है 1927 का, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम टेस्ट में कर चुके हैं। तो इसका उद्देश्य था रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों की जांच करना। ठीक है, तो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच का जो संबंध है उसको जांचना था। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के और उसका नेतृत्व, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो किस क्षेत्र से जुड़ा था और इसका नेतृत्व किसने किया था पागलपंथी विद्रोह का? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बंगाल में हुआ था और करम शाह जी ने इसका नेतृत्व किया था पागलपंथी विद्रोह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चुने गए दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे? तो दोस्तों विनोबा भावे पहले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 का। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस वर्ष हुई थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। किसका स्थापना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने कल ही बताया था, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट का उद्देश्य क्या है? आय की असमानता को मापना। ठीक है, और किसी भी देश की जो गरीबी होती है वहाँ के आय की असमानता के ऊपर बहुत निर्भर करती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फीसर प्रभाव अर्थशास्त्र के किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी मैंने कल ही क्वेश्चन कराया है। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको 20% रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे बाजार दर और मुद्रा स्फीति के बीच। ठीक है, और ये 20% बहुत ज़रूरी है रिपीट करना कि आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है आपका ऑप्शन बी। इससे क्या होता है? बाजार में तरलता घटती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत भी ये आता है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, यानी कि बाजार में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो आरबीआई क्या सोचती है कि अब बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा सिकंजा कसा जाए। ठीक है, तो आरबीआई कहती है अब कैश रिजर्व रेशियो आपको रखना होगा, मतलब कुछ परसेंटेज रखना होता है, जैसे 4.4 या 4.3%, 4.6%। ऐसे ही आरबीआई कहती है कि बैंक अब तुमको इतना प्रतिशत अनिवार्य रूप से अपने कैश का, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपया है, ठीक है, अब 100 रुपया में कह देगा कि एक काम करो तुम इसका 4.6% या 5%, मतलब आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि इतना अब तुम क्या करोगे, अलग से अपने बैंक में ही सेफली रखोगे। ठीक है, और जब आरबीआई उस दर को बढ़ाता है तो बाहर अर्थव्यवस्था में जाने वाला पैसा है वो कंट्रोल हो जाता है, और वही जो पैसा कंट्रोल होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि बाजार में तरलता घटती है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपने जान लिया, कभी भूलेंगे नहीं। सेम चीज एसएलआर के साथ होता है, लेकिन एसएलआर में सिर्फ कैश नहीं रखा जाता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आप जाके घर का कागज गिरवी रख देते हैं, सोना रख देते हैं। ठीक है, और कुछ बैंक लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती हैं, उन सबको एसएलआर में भी काउंट करते हैं। ठीक है, और एसएलआर का भी सेम काम होता है, जैसे सीआरआर से कंट्रोल होता है अर्थव्यवस्था में तरलता, वैसे एसएलआर से भी करती है आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाफर वक्र है, लाफर कर्व किसके बीच के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर की दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को जो दर्शाता है उसको हम कहते हैं लाफर कर्व। ठीक है, तो सभी कर्व आज ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि
एक दो तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लारेंज कर्व, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पे आपने आय की असमानता देखी और यहीं पे वही उसका थोड़ा अलग रूप है, धन का वितरण। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। 1946 की अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वित्त विभाग सौंपा गया था किसको? लियाकत अली को, जब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न है आपसे, जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को किस वर्ष पुनः लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1679 में औरंगजेब ने फिर से लागू किया था। ठीक है, कब? 1679 में। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जब 712 एडी में अटैक करता है, कहाँ पे? भारत के सिंध वाले क्षेत्र पे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जजिया कर लगाता है। उसके बाद अकबर आता है तो अकबर उसको हटा देता है। फिर से कौन आता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब आकर फिर से इसको लगा देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका खेल चलता रहता है जजिया कर का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। जो मृच्छकटिकम नामक प्राचीन नाटक है, इसके लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शूद्रक। ठीक है, तो शूद्रक और मृक्ष यानी कि हम मछली से इसको जोड़ के एक बारी आपको समझाए थे, अगर याद हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। दीवान ए मुस्तक खराज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो दीवान ए मुस्तक खराज किसने स्टार्ट करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे दीवान ए मुस्तक खराज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है आपसे। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों के बीच सर्वाधिक लंबाई साझा करती है? तो दोस्तों करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों के बीच सर्वाधिक लंबाई साझा करती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ग्रैंड बैंक की बात हो रही है, जो विश्व का प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र है किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ग्रैंड बैंक आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कलारीपयट्टू किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉइजूली होता है दोस्तों विस्कोसिटी की एसआई यूनिट। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएगा तो हार्ड काप जाएगा, इसलिए पॉइजूली याद रखिएगा। ठीक है, एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये भी रटाफिकेशन मान लीजिएगा। ठीक है, एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो अनुपात है वो कितना होता है? तो दोस्तों 3:1 में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको रखना होगा। भारत में अष्टमुडी झील, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित एक रामसर साइट है? तो बताइए, अष्टमुडी झील के बारे में प्रश्न है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में आपको देखने को मिलता है अष्टमुडी झील। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सत्तरिया नृत्य शैली को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000 में। ठीक है, तो सत्तरिया नृत्य शैली को भारत के शास्त्रीय नृत्य की सूची में सन 2000 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। असम का है ये, तो आपको मैं बता रखा हूँ। बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स तो आपको पता होगा। ठीक है, बर्नौली का जो सिद्धांत है ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, मैंने बताया कुछ क्वेश्चन आपको रटने होते हैं। ठीक है, कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? कर्नाटक में, सबसे भारत का ऊंचा जलप्रपात। पंपास घास के मैदान का मुख्य रूप से किस दक्षिण अमेरिका देश में ये पाए जाने का साक्ष्य है? तो दोस्तों पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में किस देश में पाए जाते हैं? ये स्टेट पीसीएस 2018 में पूछा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए, ग्रान चाको भी वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? उरुग्वे और ब्राजील के बीचों बीच वाले क्षेत्र पे। तो ग्रान चाको घास का मैदान भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध हम्पी के स्मारक किस नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी दो सरिताओं या फिर दो पतली पतली नदियों से मिलकर बनता है, या फिर दो स्रोतों से, तुंग और भद्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। राइट आंसर है इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखनी हो तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को छोड़िए। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। वैसे चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसमें हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी, समूह 17 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अमरकंटक से निम्नलिखित में से किन दो नदियों का उद्गम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कई बार बताया हूँ, इसमें नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा कहाँ पे जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में। उसके बाद जो सोन नदी है ये बिहार में आके मिल जाती है गंगा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। जो कटास राज मंदिर है, कटास राज टेम्पल जो चर्चा में रहता है, किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो दोस्तों कटास राज मंदिर की बात पूछी जा रही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में है कटास राज मंदिर। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। डेसिबल है। फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और विद्युत धारा को एम्पियर में। ठीक है, आप हमें ये बताइए, ठीक है, कि छोड़िए बाद में पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं फॉर्म होता है ना। शुष्क बर्फ ड्राई आइस रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों ये भी बहुत बार बता चुका हूं, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब ये आप क्वेश्चन आते ही आंख बंद करके भी सही आंसर ट्रिक कर देंगे। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है? ये भी दोस्तों बहुत इजी हो गया, मत्स्य उत्पादन से। और हीरालाल चौधरी याद है ना आपको, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो हीरालाल चौधरी क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन के जनक हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पूर्वी जो है वो है आपका बलिया। सबसे उत्तरी कौन है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन है? सोनभद्र। सबसे पश्चिमी कौन है? शामली। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्विकली रिवाइज भी कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और हाल ही में यहाँ के धातु के शिल्पों को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मुरादाबाद। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर तो आप सभी को पता ही है। इसका राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला भी कौन है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, और श्रावस्ती सबसे एक तरह से निरक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। बखिरा पक्षी अभ्यारण्य जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है किस जिले में है? तो दोस्तों बखिरा झील कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत कबीर नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए।
उत्तर प्रदेश में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अभी कल ही मैंने आपसे पूछा था, ये लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है और उत्तर प्रदेश पीसीएस का मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चरकुला नृत्य दोस्तों राधा जी के जन्म पे मतलब किया जाता है। ठीक है, उन्हीं के खुशी के मारे, और इसमें 108 दिए सर पे जलाकर महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फुलहर झील जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है, किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पीलीभीत में। ठीक है, तो फुलहर झील जहां से गोमती नदी निकलती है वो कहाँ पे है? पीलीभीत में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ओखला पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ओखला पक्षी अभयारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। बनारसी पान के किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? बनारसी पान को राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों औषधि की बात हो रही है, तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? यमुना नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, महोबा में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है आपसे, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, क्या है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरदोई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या है, शामली जिला उत्तर प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सहारनपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नहर। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अरे कंजूस क्या करोगे बचा के अपने 1 सेकेंड को आप? हाँ चलिए वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तभी हमारा 24 क्वेश्चन आएगा अरे आप नहीं भी करोगे तो भी आएगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई कीजिए, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिले तो लाइक वाइक कर लिया कीजिए। ठीक है, अपना परिवार। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे है, अमोरहा संग्रहालय या राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गोरखपुर में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे है? गोरखपुर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जो लंगड़ा आम है इसका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी से। ठीक है, और वाराणसी को ही दोस्तों एक मैटर में और जीआई टैग मिला है, वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जो तिरंगा बर्फी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, जो सुरहा ताल है दोस्तों ये पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सुरहा ताल एक्चुअल में पश्चिम बिहार है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलिया में है सुरहा ताल। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बलिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपको केन्या के नैरोबी में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। एशियाई विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 68 देश। कितने? 68। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर प्रणाली में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी है डेटा एक्सेस की गति को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है और आपसे आज पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? ये मैंने अपने टेस्ट में करा रखा है क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं सारे टेस्ट तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अरुंधति राय जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपसे क्या है दोस्तों। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न क्या है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका आधिकारिक मुद्रा नगुल ट्रम है। क्या है? नगुल ट्रम। अगला प्रश्न क्या है। जो न्यायपीदा है, तो दोस्तों न्यायपीदा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की वर्तमान राजधानी है? तो न्यायपीदा किसका है बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यायपीदा। क्या है? न्यायपीदा। इंटरेस्टिंग नाम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों लियोन में। कहाँ पे? लियोन। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके रचयिता हैं सरोजनी नायडू। ठीक है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। अब हम करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, पढ़िए। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में? दोस्तों ये है न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक जी। ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ के? झारखंड के। अगला प्रश्न देखिए। दूरदर्शन समाचार डीडी न्यूज के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाम है इनका ममता वर्मा। ठीक है। क्या है? ममता वर्मा नाम है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 15 जनवरी को आयोजित होने वाली जो सेना दिवस परेड है 2026 की, इसका मेजबान शहर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका मेजबान शहर होगा जयपुर। ठीक है। तो 15 जनवरी को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड 2026 का मेजबान शहर कौन रहा? तो दोस्तों जयपुर रहा। ऑप्शन सी आप करेक्ट मार के चलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत रेलवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार निकोबार एयरबेस में। ठीक है। तो याद रखेंगे। एक मार्च 2026 से जो अनारक्षित टिकट बुकिंग है उसके लिए जो यूटीएस मोबाइल ऐप के स्थान पर कौन सा नया ऐप प्रभावी होगा? ठीक है। तो हो चुका होगा। तो 1 मार्च बीत चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, रेल वन ऐप। ठीक है। क्या है? रेल वन ऐप। किसके लिए? अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप है। बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों। पहले केवल आरक्षित सीटों के लिए टिकट आप बुक कर सकते थे, अब अनारक्षित टिकटों को भी आप बुक कर पाएंगे। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2026 के किस संस्करण का विमोचन किया है? तो दोस्तों फार्माकोपिया आईपी 2026 के किस संस्करण का? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वें संस्करण का। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन यानी 983 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुभमन गिल। ठीक है। तो याद रखिएगा कैलेंडर वर्ष 2025 की बात हो रही है। अगले प्रश्न को देखिए।
68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या नाम है इनका? अमीराह असद। ठीक है, तो इन्होंने जीता है, याद रखेंगे इनका नाम अमीराह असद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे कठिन जो डकार रैली है, ठीक है, ये इसमें लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर कौन बने हैं डकार रैली में? तो दोस्तों कई बार? 7वीं बार। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरीथ नोआ जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आज का अंतिम प्रश्न है ये। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। और इस तरह से हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और पूरे सिलेबस से हम देखते हैं दोस्तों, तो पूरे सिलेबस को देख लिया है, और अब बारी है आपका इसको साझा करने का। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर आज के टेस्ट में, ठीक है, अगर 55 प्लस है तो आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे आपके जो नंबर हैं, ठीक है, जो टेस्ट के नंबर हैं वो बढ़ेंगे। और मैं एक बात और कहूँगा कि आज से, ठीक है, या फिर कल से जो आपने पहला टेस्ट लगाया, दूसरा टेस्ट लगाया, उसको रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में, अभी मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ 1 महीने हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा, सब कुछ आप रिवाइज करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्रत्येक दिन आपको मैं रिवाइज कराता रहता हूँ, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आपकी सफलता के लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, आप डेडिकेटेड हो जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।